हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in और आज हम करने वाले हैं आपकी हिस्ट्री बुक से चैप्टर नंबर 9 द मेकिंग ऑफ द नेशन मूवमेंट 1870s to 1947। तो चलिए इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मेन मेन्यू पे जाएंगे एंड स्कूल्स पे जाएंगे। स्कूल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लासेस दिख जाएंगी। जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे आप हिस्ट्री के कॉलम पे क्लिक कर देंगे। अब हिस्ट्री क्लास 8 से रिलेटेड यहाँ पे सब आ गया है, इस पे क्लिक करेंगे। देन हम जाएंगे एमसीक्यूज पे एंड एमसीक्यू हमें कौन सी क्लास का करना है, क्लास 8 का करना है, चैप्टर नंबर 9 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। एंड देन हमारी जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है भाई, क्योंकि हम आ गए हैं हमारे एमसीक्यूज पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जल्दी से। मराठी न्यूज़पेपर केसरी वाज एडिटेड बाय। अब आप सोच रहे हैं केसरी तो पंजाब में आता है, बट बेसिकली इसे बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करा जाता है। तो बेसिकली मराठी लैंग्वेज में केसरी न्यूज़पेपर को किसने एडिट करा था? तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास एंड सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू भाई आ जाती हैं साउथ रीजन से, इंडिया के साउथ जोन से आती हैं, ठीक है। चित्तरंजन दास बंगाल से आ जाते हैं, लाला लाजपत राय पंजाब से आ जाते हैं। तो बेसिकली मराठी स्पीकिंग की बात हो रही है, तो इसका साधारण सा आंसर आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जो एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी भी रह चुके हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ज्यादा योगदान रहा है इनका। और बाल गंगाधर तिलक वाज अ मराठी महाराष्ट्रियन, तो उन्होंने ही करा था एडिट केसरी को, ठीक है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लाला लाजपत राय वाज अ नेशनलिस्ट फ्रॉम। मैंने आपको बातों बातों में बता दिया कि लाला लाजपत राय पंजाब से बिलोंग करते थे। तो बेसिकली बंगाल, बिहार, हरियाणा भी नहीं होगा, डायरेक्टली पंजाब आ जाएगा। लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद चित्तरंजन दास? तो बेसिकली चित्तरंजन दास के नाम पे भाई सीआर पार्क भी बना हुआ है, वहां पे बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है। तो बेसिकली कमिंग टू द पॉइंट, चित्तरंजन दास का बताया जा रहा है कि कौन से मूवमेंट से वो एसोसिएट करते हैं, कौन से मूवमेंट में उनका योगदान रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड नन ऑफ दीज। तो बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो वो महात्मा गांधी के द्वारा प्रचलित है काफी ज्यादा। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना का योगदान रहा है वहां पे। सॉल्ट मार्च की बात करें तो वहां भी महात्मा गांधी ही थे। साबरमती लेक, दांडी वाला जितना भी सीन था, बेसिकली इसमें महात्मा गांधी का योगदान रहा है। नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि चित्तरंजन दास की बात कर जाए तो ये एक्टिविस्ट रहे हैं। सारे पीस मूवमेंट्स में इनका योगदान रहा है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी इनका योगदान रहा है। एक लॉयर भी रह चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमत गार्ड्स वाज। तो खुदाई खिदमत गार्ड्स एक तरीके का मूवमेंट था और ये अफगानिस्तान की तरफ काफी ज्यादा चला था। तो बेसिकली अफगानिस्तान, मैंने आपको एक हिंट दे दिया है। तो यहाँ पे आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, मोहम्मद अली ही सिर्फ, शौकत अली खान, अब्दुल जफर खान एंड है नन ऑफ दीज। तो मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ब्रदर्स थे, दे आर फ्रॉम अफगानिस्तान, और उन्होंने महात्मा गांधी की काफी मदद करी थी, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के अंदर। लेकिन बात करी जाए तो खुदाई खिदमत गार्ड्स के फाउंडर ये नहीं रहे हैं। बेसिकली खान अब्दुल जफर खान, जिनको बच्चा खान भी कहा जाता है, बादशाह खान भी कहा जाता है और फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, मतलब इनके बॉर्डर के गांधी भी कहा जाता था। तो बेसिकली इनका ये रोल था कि एक अफगानी एक्टिविस्ट रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान से बेसिकली इन्होंने मूवमेंट लड़े हैं, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर का जो कब्जा था वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अफगानिस्तान की तरफ भी उनकी आंख थी। अफगानिस्तान में बहुत सारे मात्रा में रिच स्कल्पचर है, तो उनको लूटने का भी आइडिया वही इन्होंने बनाया था। तो बेसिकली अफगानिस्तान को भी बड़े शस्त्र वस्त्र उठाने पड़े थे अपने अफगानिस्तान को बचाने के लिए। सो खान अब्दुल जफर खान वाज एन एक्टिविस्ट फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है, एंड खुदाई खिदमत गार्ड्स के फाउंडर भी रहे हैं। फिर आ जाती है बात हमारी 5th क्वेश्चन की, हु एस्टैब्लिश्ड नेटल कांग्रेस। अब नेटल कांग्रेस क्या होता है? बेसिकली नेटल क्वाज़ुलू अफ्रीका में है, क्वाज़ुलू नेटल बोला जाता है, ये अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में है इस वक्त पे। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि साउथ अफ्रीका से रिलेटेड गांधी जी रहे हमेशा। गांधी जी ने अपनी लॉयर की जो पढ़ाई थी वो साउथ अफ्रीका के मध्य नजर ही करी है, मध्य
वहां पे साउथ अफ्रीका के मध्य में करी है। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में देखा होगा आपने बहुत ज्यादा रेसिज्म रहा है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन रहा है, वहां पे स्लेवरी भी बहुत रही है। तो इसीलिए वहां पे महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा है। वहां पे उन्होंने सबसे पहला ओरिजिनल कांग्रेस बनाया था, वहां पे फॉर्म करा था। सो नेटल कांग्रेस एस्टैब्लिशमेंट में जिसका हाथ था वो थे गांधी जी। तो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं होगा, लाला लाजपत राय भी नहीं होगा। लाला लाजपत राय वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट, बाल गंगाधर वॉज फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही वॉज ऑल्सो अ नेशनलिस्ट। एंड जवाहरलाल नेहरू तो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक तरीके से गांधी जी के बाद के ही रोल मॉडल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली द आंसर विल बी महात्मा गांधी। अब आ जाता है बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल वाज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश इन द ईयर। तो बेसिकली बंगाल को डिवाइड कर दिया गया था बाय वाइसरॉय कर्जन। उस वक्त पे वाइसरॉय कर्जन थे और बंगाल को डिवाइड करने का रीजन ये था कि बंगाल से ही बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी वहां से आ रहे थे। बेसिकली इंडिया का बैकबोन जो बेसिकली सपोर्ट होता है ना, वो बंगाल से ही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली आ रहा था और बंगाल को एक तरीके से डिवाइड कर दिया था जिससे बॉर्डरिंग हो जाए और कोई भी इधर उधर आ ना पाए। ठीक है, सो बेसिकली इससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था इंडियन नेशनलिस्ट को। तो बेसिकली कब डिवाइड हुआ था? डिवाइड होने की डेट है 1905। 1905 को इट वाज डिवाइडेड बाय वाइसरॉय कर्जन। ठीक है, एंड ये जब ये डिवीजन हो गया था तब बहुत सारे बंगाली पीपल जो स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल थे और साथ साथ बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि हमें डिवाइड कर दिया गया है और भी ज्यादा घृणा भर गई थी ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन was related with the nationalist। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जिसके अंदर मिस्टर सनियाल थे और आप देख सकते हैं जगदीश चंद्र बोस ले सकते हैं, साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल थे और राजगुरु थे, सुखदेव थे, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी रहे हैं। सो बेसिकली स्वतंत्रता सेनानियों की मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से इसमें शामिल रहे हैं। तो बेसिकली इनमें से आपको कोई ऑप्शन मिल जाएगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह एंड नन ऑफ दीज। लाला लाजपत राय की बात करी जाए तो वो हिंदू महासभा से थे, बाल गंगाधर तिलक की बात करी जाए तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से भगत सिंह बिलोंग करते थे। ठीक है, सो द आंसर विल बी भगत सिंह। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करी जाए तो इसमें ये था, बेसिकली प्रेस यहाँ पे वर्ड आ जाता है तो आपको एक तरीके से आइडिया लग जाएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है। प्रेस एक्ट तो बेसिकली इसमें क्या था कि जितने भी वहां पे उस वक्त पे इंडियन प्रेसेस भी तो थी, इंडियन लोग भी तो अखबार इश्तिहार को बेचते थे, प्रिंट होते थे। तो बेसिकली उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर कुछ भी इंडियन के द्वारा छापा हुआ पसंद नहीं आया, ऑब्जेक्टिफाइंग लगा, तो वो उसके प्रेस को बंद कर देंगे, उसे ताला लगा देंगे और उसके इश्तिहारों को बंद कर देंगे एक तरीके से। ठीक है, सो प्रेस एक्ट यानी कि प्रेस का एक तरीके से उन्होंने राइट छीन लिया ना। अब प्रेस तो भाई पूरी तरीके से फ्रीडमफुली काम करती है, उसको जो मन करता है वो ही लिखती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को कोई हक नहीं बनता कि इस पे बैन लगा दे, अगर कुछ भी अच्छा ना लगे। तो उस वक्त पे ऐसा ही हुआ था, उनके राइट्स पे कब्जा हो गया था एक तरीके से। तो इस वजह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी हुआ था, एजिटेशन भी हुआ था। बेसिकली इनेक्टेड हुआ था 1878 को इसका इनेक्टमेंट हो गया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। इल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो इल्बर्ट बिल की बात करी जाए तो बेसिकली इल्बर्ट बिल में ये था कि जितने भी फॉरेनर वहां पे लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, तो वो लोगों को इंडियन जजेस से ट्रायल नहीं कराना था। इंडियंस ने ये बोला कि भाई सिर्फ ब्रिटिश जजेस ही कोर्ट में क्यों रहेंगे, इंडियन जजेस भी कोर्ट में सुनवाई करने के लिए वहां पे प्रतिष्ठित रहेंगे। तो वहां पे ये बोला गया था, सारे ब्रिटिशर्स और फॉरेनर्स ने ये बोल दिया कि भाई हम ट्रायल नहीं कराएंगे इंडियन लोगों से, इंडियन जजेस से हम ट्रायल नहीं कराएंगे। तो इल्बर्ट बिल आ गया था कि नो फॉरेनर विल बी गोइंग टू गेट अ ट्रायल फ्रॉम इंडियन जजेस। तो इसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि भाई इंडिया में तो हम भी रह रहे हैं, तो इंडियन जजेस से ट्रायल कराने में क्या आपत्ति आ रही है। तो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन हुआ था
1878 को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। 1883 को इल्बर्ट बिल आ गया था। जब ऐसे घटिया घटिया बिल ब्रिटिश आर्मी लेके आ रही थी ना, इल्बर्ट बिल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रॉलेट एक्ट, इन सब से इंडियंस और भी ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि अब तो इन्हें वही तड़ी पार कराना होगा इंडिया से। तो बेसिकली इसीलिए ऐसे कुछ बिल्स आ रहे थे जिससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे थे हमारे नेशनलिस्ट। तो 1883 को इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है नाउरोजी was ... settled in London. So नाउरोजी was settled in London. अब भाई नाउरोजी कौन थे, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। नाउरोजी की बात करी जाए तो दादा भाई नाउरोजी इनका पूरा नाम था। ये एक मतलब जितने भी पीस मूवमेंट हुए हैं, शांति से बोलने वाली चीजें, जितने भी काम था वो इन्होंने करा है। एक तरीके से कुछ नेशनलिस्ट थे जो लड़ाई करने के लिए उत्तेजित थे, मारकाट भी कर देंगे, और कुछ नेशनलिस्ट थे जो बातों से चुप करेंगे, लॉ से चुप करेंगे, पढ़ाई और एजुकेशन से चुप करेंगे। तो बेसिकली इनमें से दादा भाई नाउरोजी भी थे। और यहाँ पे ऑप्शन है बिजनेसमैन एंड पब्लिसिस्ट, एन आर्टिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली आंसर है अ बिजनेसमैन एंड पब्लिसिस्ट। ही वॉज अ बिजनेसमैन अलॉन्ग विद अ पब्लिसिस्ट, एंड इनके पास बहुत अच्छा खासा ज्ञान का भंडार था। तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को एजुकेशन के मामले में काफी नीचा समझते थे। तो उन्हें बताने के लिए कि इंडिया में इतने ज्यादा हीरे जवाहरात बैठे हुए हैं कि तुम्हारी इंग्लिश भी फीकी लगे, तो उसमें से दादा भाई नाउरोजी भी थे, A.O. ह्यूमो भी थे, A.O. ह्यूमे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करी जाए तो 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा है भाई। और ये बीच में हुआ था एलिस पावर और एक्सिस पावर के बीच में। एक्सिस पावर में आपका आ जाता है जर्मनी, इटली, ठीक है, एंड एलिट पावर में आपका आ जाता है ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस। तो इनके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो उस वक्त पे देखा जाए तो ब्रिटेन को काफी धक्का लग रहा था। उसी वक्त पे हमें कॉटन प्रोडक्शन हमारा बूम हो गया था, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन तो कुछ कर नहीं पा रहा था, तो इंडिया में भी कॉटन की पैदावार बहुत, इंडिया में बहुत सारे कारीगर थे, तो इंडियंस ने इस वक्त पे बहुत कमाई करी और उनका प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था। ठीक है, इस वक्त पे ब्रिटेन को काफी ज्यादा हानि पहुंची थी क्योंकि वो वॉर में इन्वॉल्व था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कब हुआ था? तो बेसिकली एंड हुआ था 1945। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। फाइट फॉर पूर्ण स्वराज वाज फॉट अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ। तो पूर्ण स्वराज यानी कि फुल इंडिपेंडेंस, पहले तो हाफ इंडिपेंडेंस की बात चल रही थी, लेकिन भगत सिंह ने ये लहर चलाई कि हमें हाफ इंडिपेंडेंस की, हमारा इंडिया है, हमारा वतन है, तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। यू आर द वन जो फॉरेनर है इस हमारी कंट्री पे। तो बेसिकली पूर्ण स्वराज भगत सिंह ने ये लहर चलाई थी, लेकिन देखा जाए तो उनकी मृत्यु के बाद इसके मेन लीडर महात्मा गांधी बना दिए गए थे। उस वक्त पे ऐसे बहुत से मूवमेंट थे जिसमें महात्मा गांधी का रोल सबसे ज्यादा था, उसके बाद बाकियों का आ रहा था। तो बेसिकली आंसर होगा महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू हमेशा महात्मा गांधी के पीछे पीछे रहे, एक तरीके से उनके कहते हैं चेले टाइप रहे हैं, और महात्मा गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू का हर तरीके से उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दी थी उनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, सो सी राजगोपालचारी हमारे फ्री इंडिया में जनरल गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो बेसिकली पूर्ण स्वराज की लहर भाई महात्मा गांधी ने चला दी थी। ठीक है, हमारा आंसर है महात्मा गांधी। एंड देन 13 पे आ जाएंगे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। अभी मैंने आपको बताया कि सी राजगोपालचारी हमारे गवर्नर जनरल रह चुके हैं। अब भाई आप सोच रहे हैं कि फ्री इंडिया के बाद गवर्नर जनरल का तो हमने अभी तक तो कोई रोल प्ले देखा नहीं, मतलब अभी तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं, तो गवर्नर जनरल उस वक्त पे। तो बेसिकली क्या हुआ था कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त पे, ब्रिटिश इंडिया से निकल चुकी थी और हमें पता नहीं चल रहा था कि कैसे सिस्टम को चलाया जाए। जब तक हमारा संविधान तैयार हो रहा था तब तक ये गवर्नर जनरल वाइसरॉय का थोड़ा बहुत इसी का सिस्टम रखा गया था इंडिया में। तो फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी रहे हैं। बेसिकली आंसर होगा सी राजगोपालचारी। अब हम आ जाते हैं व्यू रिजल्ट्स पे। तो भाई आ जाते हैं हमारे रिजल्ट, तो 13 आउट ऑफ 13 करेक्ट है गए, एंड ये है सारे के सारे हमारे राइट आंसर्स। अगर आप कोई सा भी गलत कर देते हैं गलती से
तो ये आपको सही बता देगा कि कौन सा आपने गलती कर दी है। साथ ही साथ जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्सपर्ट बनते जाएंगे। और स्टडी रिलेटेड हेल्प के लिए गो टू evidyarthi.in। आपको वहाँ पे MCQ, क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर सब कुछ वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मिलेगा। बोला जाए तो ये फ्री है सब कुछ, ठीक है। सो हम आपसे फिर मिलने वाले हैं एक बढ़िया से चैप्टर के साथ और या फिर एक MCQ के साथ। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।